मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है एक्सपर्ट का। आप देख रहे हैं इन चेहरों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लगातार ये हर बारीकी से हर मुद्दे को समझाते हैं। अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक मेरे साथ हैं, रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं मेरे साथ, कर्नल रिटायर अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैं, कर्नल रिटायर तेज टिक्कू बतौर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ है, मेजर जनरल रिटायर एसपी सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आज का जो ये दिन है ना, ये बहुत हैरत में डालता है, क्योंकि कल एक के बाद एक जो ब्लास्ट हुए हैं तालिबान में, उन्होंने अचल मल्होत्रा उन्होंने एक बार फिर से सोचने को पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया है। ये मंशा, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जी प्योजी जी, देखिए जो कल ब्लास्ट हुए हैं उससे एक बात तो साफ हो गई कि तालिबान जिसने जोर जबरदस्ती से अफगानिस्तान पे अपना कब्जा तो कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बाकी हैं। उनमें से एक बड़ा चैलेंज तो कल आईसिस खोरासान प्रोविंस ने करके दिखा ही दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि विद इन अफगानिस्तान भी ऐसी फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं जिनके ऊपर तालिबान का भी पूरा कंट्रोल नहीं है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईएस खोरासान प्रोविंस खास तौर से ये भी एक कट्टरवादी फंडामेंटलिस्ट कंजर्वेटिव सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। इस हद तक तो ये तालिबान के एट पार है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं शरिया की इंटरप्रिटेशन को लेके, और वो टेक्निकली भी इस बात के खिलाफ थे कि तालिबान ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया। 2017 में अगर आपको याद होगा तो नेटो फोर्सेस ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जहां पे आईसिस खोरासान प्रोविंस की कंसंट्रेशन बताई जाती है, वहां बॉम्बिंग करी थी और उसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बताया गया था। तो तब से भी आप समझ लीजिए कि आईसिस खोरासान प्रोविंस को वेस्टर्न पावर्स को लेके, नेटो अलायंस को लेके काफी गुस्सा रहा है। कुल मिला के जो हम ये सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए एक स्टेबल सरकार तालिबान की बन भी जाती है इंक्लूसिव, और अमेरिका ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कह दिया जो 13 सैनिक इस ब्लास्ट में मारे गए हैं उसका बदला अपने आप आईएसआईएस से जरूर अमेरिका लेगा। मेरे साथ पूरा पैनल है। अचल मल्होत्रा, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि अब अमेरिका को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। रविंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये देखना होगा कि ये जो एकाधिकार की लड़ाई आईएसआईएस और तालिबान के बीच में है ना, कि हम कट्टर इस्लामिक, हम ज्यादा इस्लामिक हैं, इसका खामियाजा तो वहां के अफगानी भुगत रहे हैं, इसका खामियाजा वो सेना भुगत रही है जो वहां पर अभी मौजूद है। यस, इसमें कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लोग फायदा हुआ है। अब पीपल को नुकसान हुए हैं डेफिनेटली, तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए आईएसआईएस ने अटैक किया, तालिबान की क्रेडिबिलिटी को उसने चैलेंज करके तितर-बितर कर दिया। आईएसआईएस, जैसे आप कह रही थी, कहते हैं कि तालिबान तो असल मुस्लिम नहीं है, ये तो फर्जी है, हम हैं जेन्युइन जिहादी और शारिया लाएंगे, राइट। तो तालिबान की क्रेडिबिलिटी, तालिबान की भी सरकार ही नहीं बनी थी, उन्होंने इतना बड़ा धक्का दे दिया, तो तालिबान कहां से कंट्रोल है? तो तालिबान की इज्जत या जो भी गई क्रेडिबिलिटी वो डाउन गई है दुनिया में। बाइडन की बाय द वे सिचुएशन इंप्रूव हुई है, क्योंकि देखिए बाइडन यही तो कह रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिकन सोल्जर्स को वहां एक भी घंटा, एक भी दिन काबुल में नहीं रखने हमें देना चाहिए टाइम, और क्योंकि खतरा है, खतरा है, खतरा है, और वही हुआ कल। तो बाइडन ने जो हैंडलिंग करी, काफी उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, और काफी सही बात भी है क्रिटिसाइज करना उनको, और ये इवैक्यूएशन का जो मैस बन गया था वो भी एक अलग चीज थी। तो अमेरिका की छवि की तो धज पिटी रही है एनीवे, राइट। परंतु बाइडन को एक पॉजिटिव ये मिला है कि अब वो अमेरिकन पब्लिक से कह रहे हैं, देखा मैंने यही तो बोला था कि ये वॉर हमारे लिए खत्म करनी है, क्योंकि जितना टाइम हम वहां रहेंगे हमारे सोल्जर्स मरते रहेंगे, और हमें क्या मिला, क्या मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग आप चीज देखिए, ये अफगानिस्तान में अमेरिका गया क्यों था? तब याद है 9/11 हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कितने हजारों लोग मरे थे जी। ये वॉर भी शुरू एक आतंक अटैक्स हुई बहुत बड़े, और अब 20 साल बाद जब ये वॉर खत्म हो रही है तब भी एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक से हो रही है। अब जहां तक रही बात अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका पहले तो शायद अपने 1000 जो उसके सिविलियंस फंसे हुए उनको निकालने का पूरा प्रयास इमीडिएट, अपने सोल्जर्स जो करीब 5000 हैं उनको निकालना, अगर वो शांति से निकल जाए, वो भी बहुत बड़ा प्रेशर मार्क है इस समय।
आगे जाकर के अमेरिका जो ये कह रहा है कि हम इनको माफ नहीं करेंगे, यस, तो एज ऑफ नाउ ये समझ सकते हैं हम कि अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा टारगेटेड पता करने की कोशिश करेगा कौन कौन थे उनको, या तो फिर ड्रोन से या किसी अपनी स्पेशल फोर्सेस कमांडो, जैसे इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा, राइट? हाँ। उस तरह से अमेरिका इसके जो आईएसएस के जिन्होंने करा है उनको आइडेंटिफाई करके उनको उस तरह से मारने का प्रयास करेगा। इसी बीच एक और चीज है रविंदर, एसपी सिन्हा सर, आप जब कल ऑप्शंस मुझे बता रहे थे कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं चर्चा के दौरान, तो आपने कहा था वेट एंड वॉच, और जब कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, माफ कीजिएगा, जो विपक्षी पार्टियों के साथ जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी सरकार ने, उसमें भी ये कहा गया था एस जयशंकर की तरफ से कि हमने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं आगे, अभी हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। लेकिन कल शाम होते होते जो हालात हुए हैं, जो ब्लास्ट हुए हैं, अमेरिका ने जो अपना स्टैंड दिखाया है, तो क्या अब सभी देश स्टैंड पर आएंगे या अभी भी वेट एंड वॉच होगा? देखिए, जब आग लगा हो घर में, तो यदि आप फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए कहेंगे वेट एंड वॉच, तो कष्ट हो जाएगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है एक्शन का टाइम आ गया है। जो मैंने 4 ऑप्शन की बात मैंने की थी कि पहला एक्शन है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करो, दूसरा कि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करो, मिस्टर साले और जो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको मदद करो, उसको हेल्प करो, तीसरा वेट एंड वॉच, और चौथा चेयरमैन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होने के नाते यूएन पीस कीपिंग फोर्स या इकोनॉमिक सैंक्शन तालिबान पे, ये सब ऑप्शन दिया जा सकता है। देखिए, किसी का, मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि किसी का डीएनए और चरित्र नहीं बदलता है। यदि अमेरिका सोचता था कि तालिबान 2.0 डिफरेंट है तालिबान 1.0 से, तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजिक ब्लंडर था, ये बहुत बड़ी गलती थी। आपने 29 फरवरी 2020 को दोहा एग्रीमेंट साइन किया और उसका मुख्य स्वरूप था कि तालिबान, अमेरिका ने तालिबान से कमिटमेंट लिया कि आप अलकायदा से रिश्ता तोड़ते हैं, किसी भी तरह मदद नहीं करेंगे। क्या ज़मीनी स्तर पे हुआ? नहीं हुआ। तो आपको फरवरी 2020 और अभी अगस्त का अंत महीना आ रहा है 21 का, 14, 15, 16 महीने हो गए हैं और आपको तालिबान ने विश्वासघात किया, और उस तालिबान को विश्वासघात पे फिर भी आप नहीं संभले और आप विड्रॉ कर गए, ओवरनाइट भाग गए मैदान छोड़ के आप, और अपने सोल्जर्स को पीछे छोड़ दिया, अफगानीज को आग में जलने के लिए छोड़ दिया कि वुल्फ्स के तरफ भेज दिया। तो ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक ब्लंडर है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि क्या अमेरिका के मिलिट्री कमांडर्स ने मिस्टर बिडेन को सही एडवाइस नहीं किया। आपको रोमेल से सीखना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो टैक्टिकल विड्रॉल का मास्टर माना जाता है। आपको ओवरलुक करना चाहिए था, पूरा मॉनिटर करना चाहिए था, विड्रॉल तो इसी फेजेस में करना चाहिए था। हैरानी इसी बात की है कि आज के दौर में भी एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है हथियारों के बल पर, उसके बाद वहां पर जबरन सरकार बनाने का जो उसका प्रयास है। लेकिन अब देखिए ना कि कैसे आतंक की लड़ाई अब वहां पर वर्चस्व में आ गई है। ये 2 गुट हो गए, तालिबान, ISIS, जो अपने आप को कहते हैं कि हम कट्टर इस्लामिक हैं, हम जानते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। तो इसको हम कैसे देखें और आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए है? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्नल अनुराग शुक्ला और तेज टिक्कू जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास फौरन आ रही हूँ। और कर्नल तेज टिक्कू, मैं आपके पास आते हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह के हालात बने हैं, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, अपना रुख क्लियर किया, लेकिन अभी तो कोई नुकसान किसी भारतीय को नहीं पहुंचा वहां पर। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो धमाके कल हुए, ऐसा कोई धमाका फिर नहीं होगा और फिर उन लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं कुछ चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहता हूं, और जो आपने सवाल पूछा इस पे भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पैनल में ये बताया गया कि ये जो हुआ, ये जो बाइडेन के लिए, यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा झटका उनको लगा है, और जो उन्होंने गलत काम किया, जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया, अमेरिकन ट्रूप्स का प्रेसिपिटेट किया विड्रॉल, ये उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उनके देश के अंदर उनके प्रति जो अपोजिशन बिल्डअप हो रही है वो इसी का नतीजा है। देखिए, विड्रॉल ऑपरेशन जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा विड्रॉल ऑपरेशन डनकर्क में हुआ था, जब
इंग्लैंड ने अपने 3 लाख ट्रुप्स को वहाँ से बहुत मुश्किल से निकाला था, लेकिन उनके एक आदमी को नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे विड्रॉल ऑपरेशन जिस प्रकार से अमेरिका ने किया है, मुझे तो हैरानगी हो रही है, सुपर पावर की एक्शन नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब काबुल में प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर तालिबान घुसे तो उन्होंने खुरासान का जो कमांडर था वहाँ पर वो अरेस्टेड था, और साथ में वहाँ जैश मोहम्मद के और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी प्रिजनर्स थे। अगर आपको याद होगा, उन्होंने जाते ही खुरासान कमांडर से 5 मिनट के लिए इंटरोगेशन की और उसको उधर ही मार दिया, और जैश मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कार्डर्स को उन्होंने रिहा किया। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा आईएस को कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन मैं नहीं मानता, ये सब एक प्लॉय थी, ये इसको उनका जो एक आइडियोलॉजी है उसमें कहते हैं उसको अल तकिया का मतलब है काफिर को आप किसी भी तरीके से धोखा दे दो। तो ये एक धोखा उन्होंने दे दिया और अमेरिका जिस वजह से थोड़ा डिसआर्म हो गया। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने कार्रवाई की, मैं ये बताना चाहता हूँ, हम क्यों इतरा रहे हैं ये बात बताने से, कि पूरा जो जड़ है आतंकवाद का जड़ जो है अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान है, वो आईएसआई है। हम उसके ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाते? क्योंकि ये सब आईएसआई की चाल है। आपने देखा होगा हमीद गुल, जिसने सोवियत यूनियन के बरखिलाफ तालिबान को खड़ा किया, उसका इंटरव्यू आ रहा आजकल, बहुत वायरल बना है। उसने क्लियर स्टेटमेंट दी है कि सोवियत यूनियन से हमने अफगानिस्तान से हमने सोवियत यूनियन को अमेरिका की मदद से निकाल दिया और हम अमेरिका को डिफीट करेंगे, अमेरिका की मदद से। वही हो रहा है। कल तालिबान के कमांडर ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमारा दूसरा घर जो है, होम, अवर अदर होम इज पाकिस्तान। तो ये सब कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, जब तक अमेरिका पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी फंडिंग को, स्पॉन्सरशिप को, उनकी ट्रेनिंग को, और वो किस प्रकार से लॉन्च होते हैं, जब तक वो उनको नहीं उनके ऊपर हम। जी सर, आप जो बात कह रहे हैं, फिर वही मैं कह रही हूँ ना कि सब कुछ घूमकर वही आ गया। अनुराग शुक्ला, अलकायदा का आतंकी जो सरेआम अभी तालिबान में घूम रहा था, जो आका है, और कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब उनके लिए एक और जमीन पाकिस्तान के अलावा हो गई जहां पर वो अपने इस पूरे जो अपनी पूरी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, उसे वो कर सकते हैं। तो बात तो घूमकर पाकिस्तान पर ही आ गई। और इस बात जो कर्नल तेज टिक्कू ने कहा, कॉन्स्पिरेसी कैसे आईएसआईएस ने रची सिर्फ अमेरिका को भ्रमित करने के लिए, हो सकता है इससे इनकार नहीं कर सकते इन सिचुएशंस को देखकर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट नेबर में एक और परेशानी खड़ी हो गई है, जो कि अफ़गानिस्तान के रूप में है। कल आपने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान की स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को दिखा देंगे कि हम कैसे सरकार चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में इंडिया भी एक टारगेट है, और जहां पे वो अपना मन मुटाव रखते हैं, और वो किसी भी तरह से कोई मित्रता का प्रस्ताव हमें नहीं दे रहे हैं। तो हमें इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारे इंडिविजुअल नेबर के खिलाफ। और हमें पाकिस्तान से भी सचेत रहना है, हमें अफगानिस्तान से भी सचेत रहना है, और हमें अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है जो हमने अफगानिस्तान में डेवलप किए थे, और हमें उसको आगे बढ़ाना है। और साथ साथ हमें हमारे अपने एसेट जो हमारे अफगानिस्तान में हैं उनको साथ लेके चलना भी है। अचल मल्होत्रा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और मेरा सवाल इसमें यह है कि इंडिया टारगेट की जो बात कही गई है, इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि अभी तो भले किसी भी वहां भारतीय को नुकसान ना पहुंचा हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो हालात वहां पर पैदा हुए हैं, अभी अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश थी, अगला टारगेट भारत? देखिए शशि जी, मैं जो पहली तो जो छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता था, कर्नल टिक्कू साहब ने बहुत कुछ जो बोला बहुत ठीक है। पाकिस्तान और आईएसआई का इस आतंकवाद को प्रमोट करने में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हमें पाकिस्तान की आईएसआई को भी इतने ऊंचा बड़ा ताज पहनाना नहीं चाहिए कि वो सभी हर टेररिस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर ऐसा होता तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, वो जो पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटती है समय समय पे, वैसा नहीं होता। तो ये जो आजकल जो हालात बने हैं, वो सीधा सीधा आईएसआईएस, खुरासान प्रोविंस और तालिबान के बीच पे जो स्वॉर्म एनिमिटी है,
उसको लेके चल रहे हैं। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत अभी फिलहाल अगर डायरेक्टली टारगेट नहीं भी किया जाएगा, है आईएसआईएस का ही तो संगठन है ना जिसने जिम्मेदारी ली है, तो सर इसकी तो कई शाखाएं हैं, तो फिर हम इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे नजरअंदाज करना है। आईएसआईएस हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, एट द एंड ऑफ द डे सभी टेररिस्ट है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल फिनोमिना है, और हमें सबको एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई करनी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमने 3 सिग्नेचर इवेंट करी थी अपने 1 महीने की प्रेसिडेंसी में, उसमें एक सबसे बड़ी इवेंट काउंटर टेररिज्म को लेके भी थी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म को लेके। लेकिन सवाल ये कि इस समय पॉलिटिकल विल कहाँ है पूरी दुनिया में कि एक साथ मिले और एक साथ इस सबको टारगेट किया जाए। यहाँ तो सेलेक्टिव अप्रोच है। अब देखिए, कल तक तालिबान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दुश्मन था, आज आईएसआईएस हो गया, बिकॉज उन्होंने उनके 13 कमांडोज को मार दिया। तो हमारा तो जहां तक सवाल है, अफगानिस्तान में आज नहीं तो कल हम टारगेट हो सकते हैं, और हमारे दुश्मन तो वहां बैठे हुए हैं। जो डिक्लेयर्ड हमारे स्वोन एनिमीज हैं, वो अलकायदा और जैश ए मोहम्मद तो वहां से ऑपरेट कर ही रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, आईएसआईएस सपोर्ट कर रहा है। वो जो खतरा है वो हमारे लिए बना रहेगा। हमें पहले ये भी खतरा था कि अब चूंकि वहां तालिबान की सरकार आ जाएगी और अगर वो भी इन्हें पैट्रोनाइज करेगी तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो उस खतरे को हम मान के पहले से चल रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे थे एसपी सिन्हा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बीच, लेकिन अभी तो इस बात पर चर्चा होने लगी थी इस कब्जे के बाद से कि कैसे शांतिपूर्ण चीजों को हैंडल किया जाए। सारे देश यही कर रहे थे, लेकिन अभी इसके बाद से तो सारा नजरिया ही बदल गया ना। आप सेलेक्टिव अप्रोच की बात अगर कर रहे हैं अचल मल्होत्रा, तो ये तो हमें समझना होगा, ये तो हर देश ने अपनाई है। अमेरिका मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी सर। एक सेकंड, मैं आप मुझसे पूछ रही है ना? जी पयोधी जी। जी सर, आपसे ही पूछ रही थी, अपनी बात भी कहिए और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। पयोधी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो मिस्टर साले ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि आईएसआई और तालिबान दोनों की मिली भगत है जो ब्लास्ट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये दिखावा करते हैं कि सरफेस पे दिखाते हैं कि आईएसआई में और तालिबान में मनमुटाव भूतकाल में हुआ होगा, बट ये कैसे मुमकिन है कि तालिबान जो सब जगह फैला हुआ है उसके नाक के नीचे आईएसआई ऐसे हरकत कर सकती है बिना तालिबान के ज्ञान के। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम आईएसआई को सबक सिखाएंगे। ये जो फ्यूचर टेंस वाली जो बात है वो कब कार्यान्वित होगी ये कहना मुश्किल है। ये आप एक आतंकवादी संगठन को स्पेस देते हो पूरा महम करने के लिए, पूरा डिजास्टर करने के लिए, पूरा गदर करने के लिए। हाँ। और वो आगे बढ़ता जा रहा है और वो आक्रोश दिखाता जा रहा है, लोग को मार रहा है, लड़कियों बेटियों का बलात्कार कर रहा है और पूरा विश्व तमाशा देख रहा है। अमरुल्लाह सालेह से कल हमारे सहयोगी चैनल वी ऑन इंटरनेशनल चैनल ने जब खास बातचीत की थी तो वो पूरी बातचीत हमने सुनवाई थी जी न्यूज पर। उन्होंने उसमें जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय समुदाय है उसने धोखा दिया। वो ये कह रहे थे कि जो उनका स्टैंड था वो अपनी बात से पलट गए। तो क्या ये सब कुछ एक साथ कड़ी से हम जोड़कर देखें, जो स्टैंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ और यही कारण है जो आप कह रहे हैं कि तालिबान और आईएसआईएस की मिलीभगत का नतीजा निकला, ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, यदि विश्व धृतराष्ट्र पयोधी यदि विश्व धृतराष्ट्र बन जाता है, अंधा हो जाता है, सामने का दृश्य उसको दिखाई नहीं देता है, तो जिस तरह से तालिबान अपनी मनमर्जी कर रहा है अफगानिस्तान में, बाकी आतंकवादी संगठनों को भी बढ़ावा मिलेगा कि विश्व तो तमाशाबीन है, वो तमाशा देखता है, वो तो धृतराष्ट्र है, जो मर्जी करना है करते रहो। ये बहुत गलत संदेश जा रहा है आतंकवादी संगठनों के लिए। इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा, जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, लश्कर तौबा, इन लोग का हौसला बढ़ेगा। ये मनमानी करते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित करता है और वो पाकिस्तान में घूमता रहता है, तो यूनाइटेड नेशन चुप क्यों बैठा है? पाकिस्तान की पूंछ क्यों नहीं दबाता? सवाल है कि मौन रह के, अंधे होके यदि इस तरह से होगा, जो मैं देखता हूँ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस के कारण, वही अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कारण होगा। मतलब हरकत कब होगी? आपके पास यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, 4 घंटा लगता है, अब तो ब्लास्ट हो गया, 13 सैनिक अमेरिका के इसमें मारे जा चुके हैं, अमेरिका अपना स्टैंड कहता है, अफगानी इसमें टारगेट किए जा रहे हैं, तो फिर तो अब भी हम इसी सिचुएशन में है कि हम ये सोच रहे हैं किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कुछ भी तो क्लियर नहीं है।
रविंदर। हाँ जी, मैं कॉन्स्पिरेसीज होती है, पर मेरा विचार रहता है कई बार थोड़ा सिंपल व्यू से देखें तो आईएसआईएस और तालिबान के बीच की शायद एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है, स्वोन एनिमीज है। अभी आपको बताया कि आईएसआईएस का जो एक नेता था उसका गला काट दिया जब जेल से छोड़े, राइट। तो कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और जहां तक रही कंट्रोल की बात, आप तालिबान क्या कंट्रोल, देखिए कौन देश ऐसे हजारों में जो चल रहे हैं आप कंट्रोल कर सकते हो? अब भारत के अंदर नहीं कर सकते, कहीं हम अच्छे देश नहीं कर सकते, तो हम एक्सपेक्ट करें कि तालिबान ने आईएसआईएस को कंट्रोल कर लिया होगा। अगर ये आईएसआईएस ने करा है तो मिली-जुली भक्त है। आई वुड डिसएग्री विद दैट आइडिया कि तालिबान इतना इफेक्टिव है कि उसने एक चप्पे में एक आदमी का उसको पता है। नो, यस, अमेरिकन विड्रॉल ब्लंडर की तरह गया फ्रॉम व्हाइट हाउस और अमेरिकन मिलिट्री, ब्लंडर, शेमफुल, प्रोफेशनलिज्म है। बट बात ये है जो मैं बाइडेन की कह रहा था, बाइडेन ये कह रहे थे कि देखो हमें कभी तो निकलना, और जब भी हम निकलेंगे हालात गड़बड़ होंगे। वो पिछले महीने से कह रहा है कभी भी हमें निकलेगी अमेरिकन आर्मी, हम चाहे 10 साल और रह ले, जब हम निकलेंगे तो गड़बड़ होगी। और मैं एक दिन और नहीं रखना चाहता अपने सोल्जर्स को, क्योंकि हमें रिस्क है। ये बात चल रही थी कल तक, और बाइडेन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि उसकी पॉलिसी किस शेमफुल मैनर में अमेरिकन मिलिट्री जा रही है, क्या स्पेक्टिकल हो गया इत्यादि, राइट। पर कल जब ये ब्लास्ट हुआ, बाकी तो रहेगा बाइडेन का ब्लंडर के, पर बाइडेन अब ये कह रहा है ना, और यहाँ उसको अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन का सपोर्ट मिल रहा है। वो ये अब कह रहा है देखो मैं आपको बताया था ना, कभी भी निकलेंगे ऐसे हालात होंगे, जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। हम 1 साल और रहते तो हमारे 1000 सोल्जर और मर जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इतना पीसफुली बात कर रहे थे कि अगर डेडलाइन से आगे भी हो जाता है तो फिर कैसे सबको सुरक्षित वापस लाया जाए। लेकिन जो बातें आपने कही, समय की मेरे पास कमी है रविंदर, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। कर्नल तेजश्री को मुझे आपसे भी रिएक्शन लेना था, लेकिन आई एम वेरी सॉरी क्योंकि समय बहुत कम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.